प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली जोके। मैं इतना खुश हूँ क्योंकि हमारी हमेशा ऑन स्टेज मुलाकात होती है। ऐसा ही है। 33 years later, what makes this album so special? 4-5 साल बाद मैं कोई एल्बम कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वो मेरे लिए स्पेशल है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही थीम पे मैं लेके चल रहा हूँ, वो थीम चेंज हो रही है। ऐसा फील नहीं होगा कि भाई ये बिल्कुल ईस्ट है वो वेस्ट जा रहा है। मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स जो नहीं ग्रो कर पा रहे होते वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं। जो वो बना सकते हैं वही वो बना रहे हैं। How hard was it for you to socialize? Because I don't think वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। पहले तो बहुत ज्यादा स्टेज फ्राइट भी था। really कि स्टेज पे ही नहीं जाना। अब वो तो मुझे पता है कि जाना ही जाना है, अगर नहीं जाऊंगा तो वो शो कैसे दुनिया में होगा? नहीं, शो भी अगर हो जाएगा तो मेरी तो थू हो जाएगी ना आगे भी। तो जाना तो है। Assalamu alaikum everybody and welcome to a brand new edition of Dost Kya Scene with me Dino live right here on FM 91. Remember कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट इंटरव्यूज लाकर दें। And today we have arguably the best music producer in the business right now. मतलब when his name pops up, you know, all fans go crazy. Artists are dying to work with him. He is by far one of those people that put hip hop on the map. He's a music producer who's been in the game for a very long time और मैं बहुत खुश हूँ कि आज उन्होंने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी नई एल्बम 33 years later is coming out with a bang. We're very, very excited for the record and he's here in the studio. Please welcome the one and only Joke! थैंक यू फॉर द लवली इंट्रो। यार क्या बात है आपकी, यार क्या बात है आपकी। मैं इतना खुश हूँ कि आज आप प्रोग्राम में आ गए क्योंकि हमारी हमेशा ऑन स्टेज मुलाकात होती है। ऐसा ही है। ऑन स्टेज एवरी टाइम, लाइक एवरी टाइम आई सी जोके इट्स ऑलवेज ऑन स्टेज। विल से हेलो एंड देन यू विल परफॉर्म एंड देन आफ्टर परफॉर्मेंस यू लीव। यस, मतलब ये हमारी इंटरेक्शन रही है। तो ये आज एक प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन होगी हमारी। ऐसे ही है, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। पहले तो सवाल ये है कि कैसे आप, हाउस लाइफ? सब फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीजें सेट चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, फैमिली चल रही है, बस गुजर रही है। गुजर रही है। यस, जो कि लाइक यू नो you're such a I won't say mysterious character because you do hang out with people, you do meet yes people. I do, yes, and आपकी फैमिली भी है, आप ट्रैवल भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है कि जो कि is a very mysterious character, नजर you know ज्यादा आने का नहीं होता, you know you when you meet people you're very quiet, you're not a very loud person. ये जब लोग इस तरह का सोचते हैं आपके बारे में, what is your reaction to that? मेरा तो इस पे कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। और हैंग आउट लेकिन हाँ मैं करता हूँ, दोस्तों में करता हूँ। अब मसला सारा ये है कि काम भी उन्हीं के साथ करते हैं, तो काम के साथ साथ हैंग आउट भी हो जाता है, हैंग आउट के साथ साथ काम भी हो जाता है। राइट, तो वो क्रू ही एक पूरा बना हुआ है। ऐसा ही है, वही लोग हैं, वही ग्रुप है, राइट, उन्हीं के साथ उठते हैं बैठते हैं बस। मुझे एक बात बताएं, अब जो कि you know it's let's go back to the early days. Now from what I know कि आपकी family was always very hell bent on making sure you get your education before you get into music. Yeah. तो फैमिली के अंदर म्यूजिक का जो एलिमेंट था, आई मीन हाउ डिड दिस, क्योंकि जाहिर है फैमिली में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी होती है तो आती है इंसान में। आपकी फैमिली में आपके भाई वाज इनटू म्यूजिक फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। जी हाँ। तो मुझे बताएं कि आपने कब डिसाइड किया कि यार आई वांट टू गेट इनटू म्यूजिक, बिकॉज़ ये आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा, मैं शुरू से समझे म्यूजिक सुनता तो था, लिसनर था, लेकिन मेरा कभी भी इस तरफ रुझान नहीं था कि मैं प्ले करूं। तो इसका क्रेडिट मेरे भाइयों को जाता है। 3 मेरे और बड़े भाई हैं, तो जो सबसे बड़े 2 हैं वो लेके आए थे गिटार। वो बहुत शैदाई थे ना म्यूजिक के, और फुल हैवी मेटल चलता था घर में सिर्फ ना। तो बस वही सुन सुन के ही, खैर वो गिटार वगैरह लेके आए, मैंने देखा, मैंने बोला यार कौन बजाएगा। मैंने मतलब ट्राई किया, मतलब स्ट्रिंग्स वगैरह प्रेस करना नहीं हो पाता था शुरू में ना। लेकिन फिर एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैंने बोला यार ट्राई करके देखते हैं क्या बुराई है। तो मैं लगा रहा मैं बैठा, मतलब उस वक्त तो वही डायल अप मॉडेम वाला जमाना होता था, लाइम वायर वगैरह। जी हाँ, तो यूट्यूब नहीं होता था, बल्कि हाँ लाइम वायर, ये काजा और इस तरह के। आई थिंक यूट्यूब बैन हुआ था उस टाइम पे व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड। नहीं बैन नहीं था, लेकिन उस वक्त इंटरनेट इतना स्लो होता था कि ये सारी चीजें आप नहीं एक्सेस कर सकते थे। ट्रू। तो काजा से कोई वीडियो डाउनलोड कर ली, उसको देख के सीखा। इस तरीके से बस लगे रहे, मतलब अचानक से एक दिन सुबह उठ के देखा तो भाई ओपन कॉर्ड्स बजाना आ गई।
और अपना इसी तरह से बस लगे रहे। तो इसका सारा क्रेडिट जो है ये भाइयों को ही जाता है मेरे, उन्हीं के वजह से ही मैंने जो है म्यूज़िक सुनना स्टार्ट किया था, और जो भी मैं म्यूज़िक सुनता हूँ वो उन्हीं के थ्रू ही आया है मेरे पास। मुझे एक बात बताएं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आई डोंट नो, आई एम श्योर द फैंस नो, बट मेरे लिए सबसे जो यूनिक बात थी, व्हिच आई ऑलवेज फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट यू, इज दैट यू आर एक्चुअली अ मेटल हेड. Yes. You are an actual rock fan. You're a metalhead, and then from metal to going into hip hop, that's such a these, because obviously दोनों genres की हमेशा एक synchronicity तो रही है. मतलब बहुत सारे hip hop artists जो हैं metal bands के साथ collaborations भी कर चुके हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ genres मिल भी चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो दोनों genres हैं तो अलग किस्म के, अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं. तो going from being a metalhead fan like Metallica and Megadeth is a huge, you love Megadeth, you know, इतने सारे bands हैं, उनसे आप हिप हॉप में ये जर्नी कैसे हुई हिप हॉप की तरफ? अच्छा, इसका क्रेडिट मैं ये दोनों तलहा को दूंगा. अब मेरे बैंड होते थे उस जमाने में, समझे 2009 2010 में मैं 2-3 बैंड्स में प्ले करता था, अंडरग्राउंड बैंड्स थे, तो उनका ये सब हम लोग हुड के ही बॉयज थे सारे, दोस्त यार थे, तो हम लोग म्यूजिक बजाते थे. तो हमारा एक बेसिस्ट था, वो प्रोड्यूसर भी था, तो वो लेके आया था सबसे पहले ये इन लोगों को. तो उसके स्टूडियो में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तला लोगों से ना. तो उस वक्त तो मैं यही बोलता था कि यार ये क्या हिप हॉप कर रहे हैं, ये कोई म्यूजिक थोड़ी है, ये कौन सा म्यूजिक है, ये बड़ बोल के निकल जाते हैं. तो पहले तो मतलब इसी तरीके से मैं इनको धुतकारता ही था कि यार क्या चक्कर है, क्या सिलसिला है. because you were like rock, full rock zone में थे आप. फुल मतलब एक होता है हर मेटल हेड का, ये होता है यार ये रैप वैप क्या है. पहले होता था, अभी काफी चेंज आ गया इस चीज में, लेकिन पहले होता था ये चीज ना. तो मेटल वाले अपने आप को सुपीरियर भी समझते थे थोड़े से, हमारा म्यूजिक होता है ये, एक होता है उस जवानी में भी होता है थोड़ा सा. सही है. तो उधर मेरी इनसे मुलाकात हुई, तो बातचीत भी हुई थोड़ी सी. तो तला अंजुम थोड़ा सा मुझे लगता था उस टाइम पे ना थोड़ा एरोगेंट है, ये है वो है. तो बस आहिस्ता जैसे घुले मिले ना साथ में, तो पता चला कि यार वो बॉयज ओके और वो बहुत फिट बंदा है. तला अंजुम भी बहुत फिट आदमी है, उस वक्त मुझे समझ में आई. तो मैं भी फिर प्रोडक्शन में मतलब घुस ही गया, मतलब छोटा मोटा ऐसे करता रहता था ऑडेसिटी पे, या तो एक उस वक्त कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता था, हाँ एसिड प्रो एक सॉफ्टवेयर होता था, yes, yeah. वो यूज करता था. फिर मैंने देखा कि जो मेरे बैंड का जो प्रोड्यूसर था ना, वो FL स्टूडियो यूज कर रहा है, तो उसको मैंने देखा, तो वो मुझे चीज जो है ना वो अट्रैक्ट करी. उसका यूजर इंटरफेस जो था बहुत मजे का है, तो वो मैंने अपने पास जाके डाउनलोड किया, तो वो मैंने सीखना शुरू किया. उसको भी देख के सीखा, फिर खुद थोड़ी चीजें सीखी. अब उस वक्त हम लोग म्यूजिक भी मतलब इस तरीके से बनाते थे कि जैसे रिकॉर्ड किया, गिटार रिकॉर्ड किया, सीक्वेंसर पे जो है वो ड्रम्स अरेंज किए, सारी चीजें करी, उसको बस ना वॉल्यूम फेडर को बैलेंस करके रेंडर करके अपलोड कर दिया. मतलब मिक्सिंग मास्टरिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ओल्ड स्कूल डेज. हाँ, तो ये सारी चीजें करता था. फिर मैंने जो है ये चीज ना मतलब बड़ा गूगल किया इसके बारे में कि यार क्या होता है, क्योंकि मैं दूसरे गाने सुनता था तो ऑब्वियसली वो लाउडर मुझे सुनाई देते थे. अपने गाने में सुनता था तो वो बनिस्बत उसके कोई ठीक ठाक क्वाइटर होते थे. तो मिक्सिंग का और इन चीजों का थोड़ा सा था कि रिसर्च करें कैसे होगी. तो मुझे पता चला कि भाई एक प्लगइन होता है क्लिपर और ये मैक्सिमाइजर और ये सारी चीजें होती हैं, तो वो मैंने फिर पकड़ी वहां से. फिर मैंने जो है वो VSTs वगैरह निकालना शुरू करी, वर्चुअल सिंथेसाइजर्स जो होते हैं. तो उस पे फिर मैंने प्रैक्टिस खुद से ही करना शुरू करी, मतलब मेरा कोई इसमें कोई टीचर नहीं था. वो करते करते अब जैसे इन लोगों ने सुना, तला लोगों ने, तो ऑब्वियसली उनको फिट साउंड किया मतलब. और मैं बैंड भी उस वक्त फिर उसके बाद छोड़ चुका था मैं, मतलब डिसएग्रीमेंट्स हो गए थे कुछ, तो बैंड छोड़ चुका था. तो फिर तला लोग आए थे मेरे पास, इन लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो इन्होंने बोला यार तू ही कर सकता है, तू कर, हमें भरोसा है, तू सुन तो, तू चेक तो कर. तो मैंने सुना थोड़ा बहुत हिप हॉप ना, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे पसंद आया. तो फिर मैंने मतलब समझे कि हिप हॉप में काम करना शुरू किया. Do you remember the first hip hop song you ever did? I think it was a song from TY. Yes. It was called Queen's Admiration. हाँ जी. And गाना, and उस टाइम पे TY का नाम भी और था. T-Raps. That was T-Raps. So that was the first song. जी हाँ. Wow, dude. What was that like? What was that experience like making your first hip hop track?
वो एक्सपीरियंस कैसा था पहला हिप हॉप ट्रैक? बड़ा मुश्किल था बड़ा मुश्किल था क्योंकि यार क्योंकि बिल्कुल एक अलग सीन है ना वो। इवन दो आपने कोई उसमें मैन पावर यूज नहीं करनी कि आपने गिटार प्ले करना है या आपने वो रिकॉर्ड करना है, माइकिंग करनी है, ये सारी चीजें करनी है, लेकिन फिर भी यार आपको जिस चीज की नॉलेज नहीं होती तो वो काम करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो मुझे याद है मुझे रिसर्च करनी पड़ी थी काफ़ी कि यार ये मतलब होता किस तरीके का म्यूज़िक है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या नहीं होते। तो और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है साउंड सिलेक्शन करना। yes. कि अगर आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ प्ले की हुई है अपने गाने में लेकिन उसकी साउंड सिलेक्शन सही नहीं है तो वो ऑब्वियसली अच्छा साउंड नहीं करेगा। True. तो ये सारी चीज़ें समझी तो इट वाज डिफिकल्ट बट it was definitely worth it. बहुत आला। And then obviously you know it's very important to mention this when people think of one of the first biggest hip hop tracks. Yes. You know the songs जो कि जिन्होंने एक शिफ्ट कल्चर का एक शिफ्ट लाने में उन गानों का बड़ा एक हाथ होता है। जी हाँ। बर्गर कराची was a track. हाँ। जो कि मतलब कि आप अब उसको सुनते होंगे तो आप सोचते होंगे कि यार हमने क्या क्या नहीं कर लिया तब से लेके अब तक। लेकिन बर्गर कराची at its time was a big track because it shifted the scene, you know, उस तरह से। तो जब अब लोग आके आपको जब मेंशन करते हैं बर्गर कराची के बारे में, कहते हैं और यार आपने बर्गर कराची, मुझे याद है मैंने वहां तब से सुनना शुरू किया था। How does that make you feel कि certain songs आज भी लोग याद करते हैं कि यार इसने शिफ्ट कर दिया था सीन थोड़ा? अच्छा, मुझे कभी शुरू से वो गाना नहीं पसंद था। ओके। क्योंकि उसमें मतलब मुझे हमेशा से ये फील हुआ है कि वो म्यूजिकलिटी को लैक करता है। Of course, yeah, because it was early days, ना? अर्ली डेज भी थे और वो कंटेंट भी कुछ इस तरीके का था कि वो मतलब मैच्योर कंटेंट नहीं है ऑब्वियसली। तो वो एक वक्त पे आके पुराना हो जाता है। लेकिन हाँ ये बात फैक्ट है कि उसने बिल्कुल शिफ्ट किया है सारा सीन आके। तो जब लोग मुझे बोलते हैं ये तो सबसे पहला मेरा उनको ये जवाब होता है कि यार वो गाना मुझे पसंद नहीं है, तो शुरू से मुझे पसंद नहीं था। लेकिन वो गाना चला है, उसी की वजह से ही मतलब समझे हम हैं आज। And I think that song gave you a lot of motivation कि यार let's do this। हाँ जी, मुझे याद है कि वो मेरा पहला गाना था, मतलब कि जब वो 10,000 प्लेज क्रॉस किया था साउंड क्लाउड पे। उस वक्त साउंड क्लाउड और रिवर्बरेशन चलता था, तो कुछ भी नहीं था। हाँ जी। तो वो 10,000 क्रॉस किया था तो मैं छलांगे मार रहा था, छत पे टकरा रहा था कि यार ये क्या सीन हो गया, ये कैसे हुआ, 10,000 बंदे ने सुन लिया यार। ऐसे ही है। और फिर मैं देख रहा हूँ जाके नीचे तो होटल पे लड़के जो है वो उस वक्त तो लाउड स्पीकरों पे फोन पे चलाते थे गाने, तो मैं जा रहा हूँ तो बैठा हूँ बराबर में लड़का जो है वो ये बर्गर कराची सुन रहा है। वाह। मतलब खोखे पे, पान के खोखे पे गाना चल रहा है, हर जगह रिक्शा गुजर रहा है तो वहाँ फुल लाउड स्पीकर में फटे हुए स्पीकर में बज रहा है। What a feeling। तो हाँ ऑब्वियसली अच्छा लगता है, ब्लेसिंग भी लगती है कि यार लोग सुन रहे हैं। हमने इसीलिए गाना बनाया ना कि लोग सुने उसको। That's amazing। Now let's talk about you know एक obviously जहाँ पर म्यूजिक हो रही थी, you know लोग पसंद कर रहे थे, हिप हॉप जॉनरा में आ गए, वहाँ पे एक अलग साइड भी है। झोंके तो झोंके है बट उमेर की एक अलग साइड है। You know, एजुकेशन हो गई, 9 to 5 जॉब, ये भी एक सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल you know, because these are the early days। You know, you were working at a place, you were already working somewhere, doing a job when you decided to work on खाना बदोश। हाँ जी। Was that the case? Like कि मतलब कि हाँ जी, you know, ये एल्बम और ये सारी चीजें चल रही हैं और साथ में नौकरी भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा था। तो वो जो एक पीरियड था, क्योंकि ज़ाहिर है जब इंसान नौकरी कर रहा होता है तो वो एक अलग माइंडसेट अलग होता है, जिंदगी अलग होती है। बिल्कुल। फिर एक रात में जिस तरह बैटमैन है कि ब्रूस वेन है और फिर रात में वो बंदा बैटमैन बन गया। तो अब आप you know now you're making music। So what was that period like balancing these two things? क्योंकि खाना बदोश was basic the project that made everything happen। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप हर म्यूजिशियन की जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है कि यार वो बोलता है मैं छोड़ रहा हूँ, मेरा कुछ बन नहीं पा रहा है और मैं अच्छा म्यूजिक नहीं बना पा रहा, तो यार इसको छोड़ ही देते हैं। हर म्यूजिशियन के आता है ये फेज। तो जब मैं जॉब कर रहा था ना तो मेरा कुछ इसी तरीके का फेज चल रहा था। मैं म्यूजिक कर तो रहा था लेकिन समझें उस टाइम पे मैं सिर्फ अपने मतलब भाई ये तला जो है इनके लिए कर रहा था कि यार मेरा कुछ उसमें ऐसा खास वो नहीं था। लेकिन इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया उस टाइम पे, और जॉब के साथ साथ मेरी जो है वो शादी की भी प्रिपरेशन चल रही थी कोविड के टाइम पे। तो
मेरी जो वाइफ हैं अभी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया ख़ास तौर पे कि भाई तुम इतना अच्छा म्यूज़िक बनाते हो तो खुद भी करो थोड़ा ना कुछ। थैंक यू भाभी, थैंक यू। तो फिर मैंने जो है वो बोला कि नहीं यार, अगर तो बेगम बोल रही है तो फिर करना चाहिए मुझे, फिर थोड़ा सा जो है ना वो एक स्टेप लेना चाहिए इसके ऊपर। तो फिर मैंने जो है वो स्टार्ट किया अपने ऊपर काम करना। और मज़े की बात ये थी कि मेरी तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम थी, इवन दो मैं मतलब MBA ग्रेजुएट हूँ और मैंने 2 मेजर्स किए हुए हैं। वाह, ओके। तो उसके बावजूद भी तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था, अच्छा मैं अकाउंट्स में था, तो मैंने जाके CFO को बोल दिया कि भाई यार आप मेरी सैलरी बढ़ा रहे हैं तो मुझे बताएं, आप मुझसे मैनेजर वाला काम ले रहे हैं लेकिन हूँ मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। उन्होंने बोला कि नहीं बढ़ा रहा। मैंने बोला ठीक है फिर मैं छोड़ देता हूँ। और उस वक्त समझें मेरे पास इवन दो कोविड था तो उसमें तो मतलब क्लोज सर्कल वाली शादी होती है, तो मेरे पास उसके भी पैसे नहीं थे। तो मैंने फिर जो है जल्दी जल्दी जो है मैंने बोला यार कुछ करते हैं, कुछ एल्बम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो फिर मैंने ये खाना बदोश एल्बम स्टार्ट की थी उस टाइम पे। तो उसमें आप देखेंगे एल्बम में भी कि काफ़ी फ्रस्ट्रेशन निकाली गई है चीज़ों को लेके। तो खाना बदोश उसका नाम भी मतलब समझें इसी तरीके से था कि मैं उस वक्त थोड़ा सा इधर उधर ही चल रहा था चीज़ों को लेके। तो सबसे ज़्यादा हाथ जो है मेरी बेगम का है इसमें और तलहा लोगों का है। मुझे एक बात है, और साथ में एक और बंदा है मेरा भाई JJ। Shout out to JJ47 baby, love you bro, JJ भाई। मुझे एक बात बताएं, now खाना बदोश बना दी, एल्बम तैयार, जी हाँ, you know नौकरी भी छोड़ी हुई है, हाँ जी, this is it, this is the make or break scene। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी। ठीक है, now the album comes out, people go nuts। ऐसे ही है, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। You know, people go nuts. They're like, even now, I mean, अभी हमें like fans अभी मुझे मैसेज करके यार खाना बदोश 2 कब आ रही है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब वो मतलब एल्बम्स की एवेटार थी वो। तो what was like वो जो एक था like कि एल्बम आ गई और लोग पागल हो गए, वो जो एक पीरियड था वो कैसी फीलिंग थी? अच्छा मैं एक और आपको बात बताऊं कि मैं मतलब म्यूजिक तो कर रहा था, सारी जॉब शॉप छोड़ दी थी और नथिंग लेफ्ट टू लूज वाला सीन था और शादी भी करनी थी और सारी चीज़ें थी, सब चीज़ें चल रही थी। तो ये एल्बम जब मैंने बनाई है ना तो इसके अंदर मैंने समझें जितने भी गाने बनाए हैं उसमें उस तरीके से मैं आपको बताऊँ ना, मज़े की बात, बड़ा अजीब सा फैक्ट है, मैंने बीट्स को कोई ऐसा ख़ास सोच के नहीं बनाया कुछ। मतलब ये होता है ना कि आज थोड़ी सी मैं डिप्रेसिंग बीट बनाता हूँ, आज थोड़ा बीट काम करने का मूड हो रहा है, मतलब आप ब्लैंक बिल्कुल मैं बैठ रहा हूँ जाके अपना मैं कंप्यूटर ऑन कर रहा हूँ, मैं FL स्टूडियो खोल रहा हूँ और रैंडम जो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है ना बस वो मैं एलिमेंट्स डाले जा रहा हूँ उसके अंदर, जब तक कि वो मुझे ऐसे नहीं फील हो रहा कि हाँ यार कंप्लीट हो गया है गाना। अच्छा, तो कोई ब्लूप्रिंट नहीं था? कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में, मैंने क्या करना है, सिर्फ एल्बम का नाम था और मुझे बस ये था दिमाग में कि हाँ यार मैंने एक थीम पे लेके चलना है गानों को, मतलब बीट्स जो है ना वो ऐसा ना हो कि एक बीट जो है वो शादी वाला गाना लग रहा है, एक बीट जो है वो बहुत डार्क है, मतलब मिक्स प्लेट ना हो, एक थीम में चल रहा हो, बस मैं इस चीज को अपने साथ, उसके अलावा कोई नहीं बस मैंने बीट्स बनाई है, मैंने जो है वो तला को भेजी है, मैंने JJ को भेजी है, मैंने तला यूनुस को भेजी है, मैंने शारे को भेजी है। फिर बीच में ऐसा हुआ कि यार मैंने बोला कि मैं ज़रा ऐसी एक ट्राई लेता हूँ गाने की भी ना, तो फिर मैंने उसके अंदर पहला एक गाने में मैंने कोरस किया था बंदिश में। बंदिश, यस। तो वो मैंने जो है खुद लिखा था, तो वो मैंने गाया। अच्छा शुरू के 3 गाने आ गए थे, पहला गाना था गर्दिश, उसमें मैंने रैप भी किया था, उस पर अच्छा रिस्पांस था। दूसरा दर्जा हरारत, उस पर थोड़ा हल्का रिस्पांस था। तीसरा था मंजरकशी, उस पर थोड़ा और अच्छा रिस्पांस हुआ। फिर जब बंदिश आया ना, बंदिश ने छत फाड़ दी वो सबसे ज्यादा चला है, वो आज भी समझे मेरे टॉप स्ट्रीम ट्रैक्स में आता है। बंदिश इज एन आइकॉनिक ट्रैक ब्रो, पीपल लव दैट सॉन्ग। तो वो उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि भाई ये सीन ऑन चल रहा है। अच्छा एक और बात मैं बताता हूँ कि पहले मैंने सोचा था कि मैं EP करूंगा 5 गानों की ना लेकिन वो फिर एक चस्का लग गया कि यार तो गाने बन रहे हैं, हाँ गाने बन रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो
इसको फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से 12 गानों पे लेके गया। फिर उसके अंदर जो लास्ट ट्रैक था उसके अंदर बस एक कहानी थी, एक ट्विस्ट था कि मेरे वाले साहब का इंतकाल हो गया था। तो वो गाना मैंने वो सोच के वो फीलिंग के साथ बनाया था। इल्तिजा नाम है, तो मैंने गाया भी खुद था, प्रोड्यूस भी किया है, गिटार सोलो से लेके बेस सब लाइव मैंने खुद ही लेके, बस ड्रम्स मैंने अरेंज किए थे। Tribute to your father. यस। तो इस तरह से वो एल्बम बनाई थी। No, but what an album and what a feedback from the fans. Now, fast forward, अगर हम थोड़ा सा jump करके आते हैं, you know, to the latest album. But before that, you know, like I do want to mention that you still listen to rock music. People, you know, you still मैं listen. भी रास्ते में भी मेटल ही सुनता हूँ। Exactly. People know this, that you still listen. Yes. Will in the future, कभी future में, अभी I think हम बात भी कर रहे थे और फिर हम ज़ाहिर बताएंगे नहीं ज़्यादा क्योंकि ज़ाहिर it's your own thing. But in the future, will we see elements of the influences, your personal influences come into this field as well? मतलब ऐसा होगा कि हम कुछ एलिमेंट्स जो आपके जो अपनी पर्सनल लिसनिंग के हैं वो हम आपके काम में भी सुनेंगे। देखें वो मैं सरसरी सा सुनाता हुआ तो आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स बीच बीच में हमें झलकियां तो नजर आ रही हैं। जी हाँ, लेकिन हाँ बिल्कुल सुनाई देंगी, बिल्कुल सुनाई देंगी, क्योंकि अब जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं मतलब अपना एक एलिमेंट डालता ही डालता हूँ। और वो मतलब ऐसा एलिमेंट है कि वो बस आके गुजरेगा नहीं, वो वाज़े फील होगा आपको कि हाँ ये एलिमेंट इसी बंदे का ही है। मुझे एक बात बताएं, 33 years later, now the latest record, yes, अब you know Joke has done so many EPs, albums, tracks, Joke की एक जो जर्नी स्टार्ट से लेके अब तक आई है, 33 years later, you know, the album, what makes this album special for you? Because you've already done so much and you've already said so much. आपने already इतनी बातें कर ली हैं। अब ज़ाहिर है वक्त के साथ इंसान की experiences भी बदलते जाते हैं and he has more to say. इस एल्बम में आप क्या कहना चाह रहे हैं और इस एल्बम what makes this album so special for you as a producer and as an artist? एक तो ये कि मैंने पहली एल्बम की थी 2020, 2021 इस तरह का टाइम था, टाइम भी बहुत हो गया था। तो समझे 4-5 साल बाद मैं कोई एल्बम कर रहा हूँ, फुल लेंथ एल्बम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए स्पेशल है। मेरा हर प्रोजेक्ट मेरे लिए स्पेशल होता है, सिर्फ यही एल्बम नहीं। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, छोटे से छोटा गाना हो, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के साथ हो, व्हाटएवर जो भी हो, मेरे लिए वो स्पेशल है। तो ये एल्बम मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने मेहनत की है, सोचा है चीज़ों को लेके और क्यूरेट किया, तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए स्पेशल है। इसके अंदर मिक्स्ड इमोशंस हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही थीम पे मैं लेके चल रहा हूँ, वो थीम चेंज हो रही है। मतलब वो फील होगा आपको कि थीम चेंज हो रही है, लेकिन ऐसा फील नहीं होगा कि भाई ये बिल्कुल ईस्ट है वो वेस्ट जा रहा है। लेकिन वो आपको एक शिफ्ट फील हो जाएगा कि हाँ ये अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप ट्रैक सुनते जा रहे हो तो उसकी फील चेंज होती जा रही है। मतलब वो थोड़ी सी एंगर है, एंगर से फिर आप जाओगे थोड़ा सा लव पे, लव से आप जाओगे थोड़ा सा और सैड पे, इस तरह से वो शिफ्ट मार रही है पूरी एल्बम। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें मैंने जो है वो अपने भाइयों के साथ ही ज़्यादातर काम किया है, तला अंजुम, तला यूनुस और जे है, इसमें शारे है। इस वक्त मैंने इसमें CGF के साथ भी काम किया। CGF, yes, shout out to CGF man, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं यार। हाँ, उनको मैंने डिस्कवर किया था उमैर की एल्बम। उमैर ने मुझे भी रिसेंटली सुनाया उनको, या उमैर। तो मैंने सुना पहले, तो मैंने बोला यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसने बहुत मुझे, यूनिक है। हाँ, उस वक्त पहले मतलब जब फर्स्ट टाइम बंदा सुनता है कोई इस तरह की चीज़ ना, तो वो ऑब्वियसली नहीं समझ में आती, वो ग्रो करती है आपके ऊपर ना आहिस्ता आहिस्ता। उसने फिर मुझे 2-3 गाने और सुने उनके, मैंने बोला अरे तो बड़ा फिट सीन है। फिर इसकी जब उमैर की एल्बम आई थी रॉक स्टार विदाउट अ गिटार, तो उसके अंदर मैंने इनका गाना सुना, दुनिया कोल्ड के नाम से था। तो वो मतलब उसकी एल्बम में सबसे फेवरेट गाना मेरा वही है। इवन दो उसकी एल्बम में बहुत बड़े बड़े नाम है सारे, लेकिन सबसे अच्छा गाना म्यूजिकली और वोकल डिलीवरी वाइज सारी चीजें, मतलब प्रॉपर ट्रैक है। तो मैंने बोला यार मैंने भी करना है इनके साथ काम। तो मैं एक बीट बना रहा था, मैंने बोला यार इनके साथ ट्राई करते हैं, और वो मेरी एल्बम का भी सबसे ज़्यादा फेवरेट ट्रैक है मेरा, और मैं एल्बम भी उसी से ओपन कर रहा हूँ अपनी।
वो आप सुनिएगा, बल्कि मैं आपको भी सुनाता भी हूँ, थोड़ी देर में सुनाता हूँ, चेक कराता हूँ। yes. मुझे एक बात बताए ना, ऑब्वियसली एल्बम जब इंसान एल्बम बनाता है तो एल्बम क्योंकि जाहिर है एक पैकेज प्रोडक्ट है, जाहिर है आप बाकी गानों में और ईपीज में भी वो चीजें ऐड करते रहते हैं। जी हाँ। इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी और प्रोडक्शन और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स, इस एल्बम में कुछ नई चीजें एक्सप्लोर की हैं आपने? मैंने की हैं, बताएं। मैंने की हैं, जैसे अभी मैंने एक ट्रैक रिलीज भी किया है तलांजुम और आसिम अजहर के साथ। खूबसूरत, लव दैट सॉन्ग। वो काफी डिफरेंट है, आपको मतलब नहीं देखेगा कि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ काम किया हो। Yes. रॉक बॉटम। मैंने वैसे ऑनेस्टली जी हाँ, I didn't think so. मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपके मुंह पे ये बात कह रहा हूँ। When I heard the track and I think it was shout out to Mohsen, by the way, he's in the studio. Mohsen or somebody told me that this is done by Joke, and I was like, really? Because it's so unique. It's different. It's got that garage kind of UK style kind of beat. जी हाँ, तो मैंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए हैं इसके अंदर ना, छोटे मोटे। ये आज रात को एल्बम आ जाएगी प्रोबेबली 6 घंटे बाद 6 घंटे बाद। तो टेक्निकल चीजें उसमें ऐड की हैं, सॉफ्टवेयर्स, न्यू साउंड, VSTIs। जी 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 बिल्कुल की है। देखें मतलब अब खाना बदोश के टाइम पे या उससे पहले भी, मतलब अगर खाना बदोश से भी पहले चले जाते हैं कि टेल ऑफ टू तलाश के टाइम पे चले जाते हैं या रीबर्थ के टाइम पे चले जाते हैं, तो अब आप रीबर्थ सुनेंगे, फिर आप टेल ऑफ टू तलाश सुनेंगे, फिर उनके सिंगल्स सुनेंगे, फिर उनके सोलो गाने सुनेंगे। मतलब जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाएंगे आपको प्रोडक्शन में चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं खुद, क्योंकि एक साउंड पे कभी भी प्रोड्यूसर नहीं टिकता। उसको ऑब्वियसली नई नई चीजें चाहिए होती हैं, क्योंकि वो फिर आपका रिपीटेटिव हो जाता है, बोरिंग लगने लगता है कि यार मैं तो एक ही तरह की चीजें बना रहा हूँ, वो मजा नहीं आता। और फिर इसी तरह बंदा ग्रो भी करता है। मुझे एक बात बताए जो कि आई मीन आई सी अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स, यस, बिकॉज़ आई वर्क विद अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स हु यू नो सम पीपल लाइक टू स्टिक विद द फॉर्मूला कि अगर सॉफ्टवेयर वही है तो वही यूज करेंगे, माइक वही है तो वही यूज करेंगे, मॉनिटर्स वही है वही यूज करेंगे, जिस तरह का स्टूडियो बनाया हुआ है वही रहेगा, उसमें ज्यादा एडिशंस नहीं होते। फिर कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो हमेशा एडिशन करते ही रहते हैं। जी हाँ, नया नया इक्विपमेंट ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर चेंज हो रहे हैं, यू नो कुछ ना कुछ हो रहा है, यू नो लाइक खरीदारी हो रही है। हाँ, मेरा ये वाला सीन है। अच्छा, आपका वाला सीन है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर अ प्रोड्यूसर टू कीप टेक्निकली अपने आप को स्ट्रांग रखना और अपने आप को इवॉल्व करते रहना टेक्निकली? मतलब कि चाहे वो स्टूडियो का सामान हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो नए साउंड्स हो या दूसरे प्रोड्यूसर से बातचीत हो, ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। मतलब आप अपने आप को अगर अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, अपनी चीज़ों को, मतलब फॉर एग्जांपल आप माइक अपग्रेड कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो शो करेगा आपके गाने में कि हाँ इस बंदे ने माइक अपग्रेड किया है। आप जो है अपना प्री एम्प ले रहे हैं माइक के लिए, वॉटेवर जो भी, उससे आप पता चलेगा कि यार हाँ इस बंदे ने, इसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है मजीद। ऐसा नहीं होता कि, लेकिन हाँ एक बात ये है कि वो यूज भी करना आना चाहिए, वरना वो और डिजास्टर ही हो जाता है। लोग खरीद लेते हैं, वो समझ नहीं आता क्या करें। ऐसा ही है। लेकिन हाँ एज अ प्रोड्यूसर आप होते ही घी को, कंप्यूटर के आगे बैठे हुए लगे पड़े हैं, मतलब वो होता है, नेचुरली होता है। प्रोड्यूसर का कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं होता जो घीक ना हो। तो वो सीखना पड़ता है ये सारी चीज़ें और ग्रो करना पड़ता है। मतलब समझें कि अगर आप फॉर एग्जांपल VSTs यूज़ कर रहे हो, आप सैम्पल्स यूज़ कर रहे हो, आपको उस पर यूज टू होना पड़ता है, आपको वो भी चेंज भी करनी पड़ती हैं ऑब्वियसली, आपकी साउंड सिलेक्शन चेंज करनी पड़ती है। आप एक ही साउंड पे 10 गाने तो नहीं बना सकते ना, वो बंदा भी बोलेगा कि यार ये तो एक ही चीज़ ही बनाया जा रहा है, एक ही चीज़ ही बनाया जा रहा है, एक ही कॉर्ड प्रोग्रेशन पे आप स्टिक नहीं कर सकते। तो ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहले तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। और अब हम लोग हैं, जैसे अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे घर पे है इक्विपमेंट ठीक ठाक मेरे पास, लेकिन हम लोग रोड पे भी काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर लाहौर गया हुआ हूँ शो करने, मेरे पास टाइम है, मैं लैपटॉप खोलूँगा, मैंने अपने पास जो है वो 4 इंच वाले मॉनिटर्स भी रखे हुए हैं जो कि मैं ट्रैवल करता हूँ लेके अपने साथ। इंटरफेस होता ही है मेरे पास शोज़ के लिए, मैं लेके जाता हूँ अपने साथ। गिटार भी होता है अब तो वो मैं अपना सिस्टम प्लग इन करता हूँ, मैं वहीं सॉफ्टवेयर खोलता हूँ, होटल में बैठे हुए कनेक्ट किया हुआ है, हाँ गाना बन रहा होता है, काम चल रहा होता है। तो अपने कंफर्ट जोन से निकल के भी काम करना होता है। मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स जो नहीं ग्रो कर पा रहे होते वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं।
जो वो बना सकते हैं वही वो बना रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे दूसरी चीजें, वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं बेसिकली। Why do you think that is? Why do you think that? Why do you देखिए, कंफर्ट जोन से निकलना तो मुश्किल ही होता है हर इंसान के लिए ना। होते हैं कुछ लोग, होते हैं, आप भी जानते होंगे आगे पीछे लोगों को, कि वो अपनी बस कमरे में ही एक दुनिया बना के बैठे हुए होते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं, तो वो ग्रो भी नहीं करते हैं। और उनके इर्द गिर्द 4 लोग होते हैं जो कि वाह वाह कर रहे होते हैं और वो उसमें खुश होते हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। इन रियल लाइफ वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो ग्रो करने के लिए देखें, थोड़ा अनकंफर्टेबल होना जरूरी है। अनकंफर्टेबल होना जरूरी है, बाहर निकलना जरूरी है, सोशलाइजिंग करना बहुत जरूरी है। और How hard was it for you to socialize? Because I don't think very hard, very hard. it's like It still is very hard. It still yes. is very hard. Yes. Even after all this exposure. अभी भी होता है हर बंदे का अपना। Really? Even after all this, दुनिया बन गई आपने bro. होता है हर बंदे का अलग अलग सिस्टम। Why do you think that is? Because you're so because people love you, bro. I mean, like people have नहीं, so मतलब much ऐसा respect. मुश्किल नहीं है मुझे। जैसे मुझे पहले तो बहुत ज्यादा स्टेज फ्राइट भी था। Really? हाँ, मुझे था कि स्टेज पे ही नहीं जाना। मतलब इस तरह का नहीं था, लेकिन अब वो तो मुझे पता है कि जाना ही जाना है। अगर नहीं जाऊंगा तो वो शो कैसे दुनिया में होगा? नहीं, शो भी अगर हो जाएगा तो मेरी तो थू थू हो जाएगी ना आगे भी। तो जाना तो है, अब कैसे जाना है ये सवाल है। तो मुझे याद है कि शुरू में जब मैं अपने बैंड के साथ भी प्ले कर रहा होता था, तो I always used to throw up before going up on the stage. What? Yes. That's messed up, bro. तो ये मेरा एक कोपिंग मैकेनिज्म बन गया था कि मैं हाँ ये होगा कि ये करना ही करना है मुझे स्टेज पे जाने से पहले। और अब फिर उसके बाद मेरा ऐसा सिस्टम बन गया था कि मैं जब मतलब वॉशरूम जाता था, उसके बाद बाहर निकलता था, तो मैं ऐसा होता था कि बस अब फाड़ दूंगा स्टेज जाके। और मैं करता था ये। Okay. और मैं करता था। Good. तो आहिस्ता आहिस्ता फिर यूज्ड टू हो गया। फिर अच्छा, उस वक्त मैं छोटा भी था, मतलब कॉन्फिडेंस की थोड़ी ज्यादा कमी। What, 17, 18? Yes, 17. Yeah. 16, 17. Oh yeah, young Yes. teen. Yeah, हाँ. of course. तो अब नहीं होता, अब नहीं होता। अब तो नहीं होता, thank God. हाँ, अब स्टेज पे मैंने गाना भी गाया हुआ है, मैं परफॉर्म भी करता हूँ, मैं आगे भी आता हूँ, मैं गिटार भी प्ले करता हूँ, मैं सभी कर रहा होता हूँ। और मैं टेक्निकली भी काफी चीजें देख रहा होता हूँ स्टेज पे। Of course, तो हमें पता ही है। साउंड रिलेटेड भी सारी चीजें देख रहा होता हूँ। आप तो एक अलग मतलब अब नहीं होती प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब एक होता है बंदे को कि वो प्रेफर यही करता है कि यार मिलना नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर मिलना है तो मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाग रहे हैं किसी से, भागते नहीं है। Like now you have of course a family. Yes. You have children. You know, you have your own alag setup. How hard is it to balance and differentiate that from fame? Because जो के बाहर young MCs के लिए, singers के लिए, producers के लिए एक जोके but at home you're a mayor, you're just like you know, you're just a normal guy to them. ऐसे ही है। How do you balance that? Because obviously you travel the world with your family, you're a dad, you know, तो ये जो एक नॉर्मेलिटी बैलेंस करना, क्योंकि जाहिर है आप जब एक स्टेज पे होते हैं जहाँ पे आपने 20,000 बंदे के लिए कल रात परफॉर्म किया है, वो एक अलग हाई है। फिर सुबह उठ के लेकिन अपने बच्चे को स्कूल छोड़ना है। आप समझ रहे मेरी बात? आप समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल एक अलग कॉन्ट्रास्ट है दोनों चीजों का। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये हाउ डू यू बैलेंस दैट? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि बिल्कुल अलग तो है, कॉन्ट्रास्ट भी बड़ा डेंजर किस्म का है, लेकिन बहुत पॉजिटिव भी है। ओके, बहुत पॉजिटिव भी है और ये करने में मजा भी आता है। जब आपकी अपनी फैमिली होती है, आप हेड ऑफ द फैमिली हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फुलफिल करने में मजा भी आता है। क्योंकि मेरा तो इस तरीके का सीन है कि मैं फॉर एग्जांपल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फुलफिल कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली, मेरी वाइफ है, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करती है। मतलब बोल के ना, कि बंदे को लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ किया है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात है। अच्छा, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो बैलेंस की बात करें, सॉरी, बैलेंस करना मुश्किल है। बैलेंस मुझसे अक्सर नहीं हो पाता। मतलब वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बहुत मुश्किल काम है रखना, क्योंकि हमारा काम इस तरीके का है ना। तो 12 घंटे मतलब का समझें, स्टूडियो सेशन 12 घंटे का हो गया। स्टूडियो सेशंस तो देखें कभी भी आ जाते हैं। मतलब अभी फॉर एग्जांपल हम बैठे हुए हैं, या मैं चिल कर रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, मैं PS5 लगा के बैठा हूँ, और अचानक से रात को मोहसिन भाई की कॉल आती है और बोलते हैं यार वो कल जो है वो गाना देना है ब्रांड को, क्या सीन है। तो आप कैसे बैलेंस करोगे? नहीं कर सकते। सही बात है। आप छोड़ भी नहीं सकते, आपने फैमिली के साथ प्लान्स बनाए हुए हो, हाँ, या आपने अपना खुद सोचा हो। 10 चीजें होती हैं। 10 चीजें होती हैं। अब मैं उस वक्त तो मैं PS5 खेल रहा था,
लेकिन कल तो मुझे बच्चे को छोड़ना है, तो अब वो मैं कैसे करूं और वो मैं कैसे करूं, और मैं काम भी नहीं छोड़ सकता। मैं काम छोड़ूंगा तो ऑब्वियसली ये बेहद भी है रिस्क की, और मैंने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी है, 10 चीजें हैं। तो इस तरह के इंस्टेंसेस बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो कवर अप हो जाते हैं इस तरीके से कि भाई बीच में वेकेशंस ले ली, बता के कि यार अब बस 10 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, तो भाई मुझे नहीं याद करना अभी। हाँ, तो इस तरीके से हो जाते हैं, लेकिन हाँ डेली लाइफ में मुश्किल हो जाता है। यार मोहसिन भाई, आप ना किया करें ऐसे भाई के साथ। Don't give him a call. Like when he's doing his PS5 and then chilling. That's wrong, bro. Like don't disturb a guy when he's playing PS5. Mohsin's like, मुझे मिला, मुझे इंटरव्यू में रगड़ दिया ना, मतलब। तो नहीं होता है इस तरीके से। Yeah, but it's, I can imagine because you know you probably don't feel like that when you get home, you know. I mean, or do you? Do you feel like that? Okay, yeah, I'm a star. Or is it like when you walk into the door and you're like, I'm not that guy? नहीं, ये तो मुझे बाहर भी मैं नहीं फील करता कि मैं स्टार हूँ। Yes. Really? हाँ। Even after all these fans going crazy, you still don't feel it? नहीं। You do realize you are a star. हाँ, मैं रियलाइज करता हूँ। That's like you must understand this. मतलब कि I've got like these are only a few questions from the fans. I've got hundreds of questions. Fans love नहीं, मुझे बिल्कुल ये चीज रियलाइज होती है, लेकिन मैं अपने अंदर ये चीज पैदा नहीं करता, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं आके आपके अंदर ये चीज आ जाती है और आप पागल हो जाते हैं। और आप पागल हो ही जाते हैं। नहीं भी होना होता है तब भी हो जाते हैं। तो मैं ये चीज अपने सर पे सवार ही नहीं करता, और मेरे दिमाग में बस यही होता है कि यार इवन दो फैंस हैं, सारी चीजें हैं, सारी चीजें सेट चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, लेकिन मैंने फिर भी ग्रो करना है भाई। Of course. हाँ, मुझे एक बात बताए। Now we're going to sort of round up the interview before we move on to the fan questions. Now the album. When people listen to the record 33 years later, when they go and check it out, what are your top picks जो कि आपको लगता है कि यार मैंने एल्बम पे ये जो गाने ना मेरे, या ये जो मैंने चीजें की हैं, हाँ जी, these are things that I am most proud of, because obviously an album there must be certain bits and pieces where you feel like yeah, this is where I went full steam ahead. एक तो ये, और दूसरा ये कि जब लोग एल्बम सुनेंगे तो what can they expect from Joke that they've never seen before? Is there something that they've never seen or heard before? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं पिक्स बता देता हूँ आपको। सबसे पहला गाना स्प्रिंग टाइम बाय CGF वो है, वो सबसे टॉप पे अभी भी मेरे। उसके बाद मैंने एक गाना किया है वे बैक के नाम से, वो 3rd ट्रैक है, उसमें है तलहा अंजुम और JJ। वो गाना थोड़ा सा जो है वो नॉस्टैल्जिक भी फील कराएगा, उसके अंदर हैं उस तरीके के एलिमेंट्स, लेकिन बीट उसकी बहुत डिफरेंट है, मतलब मैंने पहले कभी नहीं बनाई है। वाह, ओके। तो मुझे उसका जॉनरा भी नहीं पता, आई थिंक इट्स कॉल्ड फॉन्क और समथिंग, पता नहीं। ओह, ओके, यस, सही है। तो उस तरह की है, लाइक अ न्यू जॉनरा यू एक्सप्लोर्ड, सही है। इसके अंदर मैंने तीसरा गाना मैं बताता हूँ आपको। तीसरा गाना जो है मैं आपको बोलूँगा एनिमीज है उसके गाने का नाम, और वो शारे तला यूनुस और JJ के साथ ही है। ये बहुत हार्ड लग रहा है मुझे। It's going to be a hard track, isn't it? हार्ड है गाना, हार्ड है, लेकिन वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है ब्राजीलियन फंक। अच्छा, ब्राजीलियन फंक, हाँ, उस पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। इसके अलावा चौथा एक और दे देता हूँ, फार अवे। यस, ओके। एक गाना है, इसमें तलहा अंजुम तलहा यूनुस दोनों है, तो मतलब ये प्रॉपर एक वायस ट्रैक है। ओके, गुड ओल्ड वायस ट्रैक। बॉटम तो आ चुका है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी। सही है, बिल्कुल ठीक है। और मुझे बताएं कि लोग जब एल्बम सुनेंगे what can they expect? I mean, genres तो आपने बता दिए, but जो फील लोगों को आएगी, what can they expect from the record? What is Joke trying to say with the album? मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इवन दो मुझे लोग यही मैसेजेस करते हैं कि खाना बदोश उसी से बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं कि यार वैसी होगी, ये होगा, वो होगा, लेकिन भाई मैं उस फेज से निकल चुका हूँ और बहुत आगे जा चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई लोग वो भी सुने जो मैं अब करना चाहता हूँ। तो बस यही बोलना चाहूँगा मैं, यही। बहुत आला, बेस्ट है। We've got some fan questions now. These are questions जो आप लोगों ने भेजे थे, तो मैंने जोके भाई को एक्चुअली आपके सवाल दिखाए और मैंने कहा जोके भाई आप
choose करें, and he's chosen the questions he wants to answer. Starting with the first one, Bakar is sober. Bakar is sober. मैं बड़ा खुश हुआ बाकर ये सुन के. और बाकर ने पूछा है सवाल, advice for young MCs which do not come from a rich background. कोई ऐसा रैपर जो कि अमीर खानदान से नहीं है लेकिन wants to make it, उनके लिए कोई एडवाइस? यार बाकर इज सोबर भाई, सबसे पहले तो हम खुद कोई रिच बैकग्राउंड से नहीं है, जो बात हम लोग नहीं है, नहीं है। हम भी नुमाइश के लौंडे हैं, ताज कॉम्प्लेक्स कराची के लौंडे हैं, तो ऐसे ही स्टार्ट किया था यार हमने भी। मतलब समझे, मैं एक और किस्सा बताता हूँ आपको। हमने बर्गर कराची कैसे रिकॉर्ड किया था, तो उस वक्त उधर सदर में रेनबो सेंटर के रोड पार एक लुंडा बाजार लगता था, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। उधर सारे गिटार विटार ये वो सब चीजें, वहां से जाके हमने 300 रुपए का एक माइक खरीदा था। 300 रुपए का माइक? जी हाँ, सोनी का था, कोई पता नहीं हैंड हेल्ड था, लेकिन कंडेंसर ही था उस वक्त, मुझे याद नहीं मतलब क्या था वो। अच्छा माइक था, सही था, मुनासिब था। तो वो लगाया, फिर नास प्लाजा गए, वहां से क्रिएटिव का साउंड ब्लास्टर एक साउंड कार्ड आता था, माय गॉड, PCI एक्सप्रेस, वो PC में लगाया। स्पीकर्स लेके आया मैं चाइना के, एक्सट्रीम कंपनी, इतने एक्सट्रीम, यस, तो वो लेके आए। खैर ये हो गया हमारा बड़ा खर्चा ना, मतलब हम ऐसे हो गए कि अब उधारी में जिंदगी गुजारनी है। तो मस्जिद वाला मेरे पास माइक स्टैंड होता था जिसमें गुंबद बनी हुई होती है ना। वाओ। और अब पॉप फिल्टर नहीं है, क्या करें? पॉप फिल्टर का क्या किया आपने? वो आटे की छन्नी होती है ना, नहीं यार, वो ऐसे माइक को पहनाई और फिर रिकॉर्ड किया। इस तरह से हम लोगों ने काम किया है। प्रिविलेज की लोग बात करते हैं ना। हाँ, तो इस तरह से भी हमने काम किया है। तो बस जैसे वर्क हार्ड। हाँ, जैसे तला ने बोला, लगा रहे भाई, लगा रहे, जो बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम Akbar.R162, उन्होंने पूछा है, हाउ हैव यू ग्रोन और चेंज्ड इन बिटवीन खाना बदोश एंड 33 years later? भाई जब खाना बदोश आई थी तो उस वक्त मैं होऊंगा कोई, कितने साल का होऊंगा? अभी मैं 33 का हूँ, अगर तो 5 साल माइनस करें कितने बनेंगे? 27? या 27। अच्छा, 27 की जब मेरी एज थी तो उस वक्त मेरी थिंकिंग बहुत डिफरेंट थी। अब ऑब्वियसली आप जैसे जैसे वक्त के साथ ग्रो करते हो तो आपका म्यूज़िक टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके। अब मतलब इसकी भी एक मैं मिसाल आपको दूं, जैसे कि जब मैं अपने टीनेज ईयर्स में था तो मैं डेथ मेटल भी सुनता था। तो कैनिबल कॉर्प्स हो गया, और लैम्ब ऑफ गॉड हो गया। लैम्ब ऑफ गॉड तो मतलब उसमें आता है, थोड़ा थ्रैश में ही आता है। थ्रैश में, हाँ, थ्रैश मेटल में आता है। तो मैं ये कैनिबल कॉर्प्स हो गया, आपका डेमो बॉर्गर हो गया, इस तरह के बैंड्स होते थे, मॉर्बिड एंजल हो गया, ये सब सुनता था मैं। लेकिन उसके बाद जैसे मैं 5 साल और मैंने आगे बढ़ा, फिर मैं थोड़े से और म्यूज़िकल चीज़ों पे आया। था मैं उसी जॉनरा पे, लेकिन और म्यूज़िकल उसके साइड पे आ गया। जैसे मैं और बड़ा हुआ, फिर बीच में एक ऐसा फेज आ गया कि मैं सिर्फ ब्लूज सुन रहा था बैठ के, और कुछ सुन ही नहीं रहा था, मतलब ब्लूज लगाए और बैठे में। फिर एक फेज आ गया कि भाई सिर्फ ग्रंज चल रहा है। फिर जब आप 30 क्रॉस कर जाते हो, जैसे मैं भी 30 क्रॉस कर चुका हूँ, मैं 33 का हूँ, तो एल्बम का नाम भी इसी से ही बना है बेसिकली, 33 years later। तो आपका म्यूज़िक टेस्ट भी चेंज होता है, आपकी मतलब पर्सनैलिटी भी चेंज होती है, ठहराव आता है ज़िंदगी में बेसिकली। तो बस इसी तरीके से चेंज हुआ है, और वो आपको म्यूज़िक में भी फील होता होगा। बिल्कुल। हमारा अगला सवाल फ्रॉम Samia.Aquarius, जिन्होंने पूछा है, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड योर म्यूजिकल जर्नी? किस उम्र में? 13। 13? Yes. Wow. 13 years. That's crazy. Okay, next question. This is from Ayana Skari. Ayana Skari? Okay. What are Joke's top 3 musicians of all time, whether in production or in any niche of music? Top 3 musicians all time. All time top 3 musicians, मतलब ये सिर्फ पाकिस्तानी पूछ रहे हैं? कहीं भी top 3 of all time. अच्छा, फिर तो बैंड्स ही हैं। निर्वाणा, Okay. मेगाडेथ, पेंटेरा। Pantera is a good one. Yes. बहुत आला। Next, A_R_Afridi, जिन्होंने कहा है कि why it's hard for underrated artists like us to grow when good producers feel unreachable. वो ये क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, अगर तो आप खुद आर्टिस्ट हैं
तो आप ऑब्वियसली गाने बना रहे होंगे, तो अगर आप गाने बनाते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो हम तक पहुंचेंगे भी। अगर हम तक नहीं पहुंच रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसका रीज़न होगा, लेकिन हम तक पहुंचेंगे, हमें फील होगा तो हम ज़रूर बुलाएंगे, और हम बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बुलाते। I mean, I've seen you help out a lot of young artists. I mean, सबसे बड़ी example is Devin Gill. हाँ, Devin Gill is such a big example. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा मतलब अगर आपके पास अपना प्रोड्यूसर भी है तो आप उसकी एग्जांपल लें, अभी अफ्यूजिक की। अफ्यूजिक मतलब वो कब से कर रहा है, वो कब से कर रहा है, मुझे याद है, वो उसको भी काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। अली सुमरो, और उसने बड़ी मेहनत की है। सबको उनका ब्रेक मिलता है। मतलब आपको बस साफ नीयत के साथ ये काम करना है। ये नहीं रखना कि यार बस ये कर रहा हूँ पैसे आ जाएं, फेम आ जाए। मतलब थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है। हाँ, ओवरनाइट सक्सेस भी होती है लोगों की, लेकिन वो चलती नहीं है, नहीं चलती। I'm so glad you said that, bro. A lot of people don't say that. That's so true. होती है ओवरनाइट सक्सेस, बिल्कुल होती है। Alright, next question. Okay, this is from Omnia. जिन्होंने कहा है, what's the story behind 33 years later? How is this album different from the ones before? वैसे तो काफी हमने बात की, बट एक मुख्तसर सा जवाब दे दे। इस पे हमने काफी वैसे बात कर ली, तब से तो हो गया इसके ऊपर। But like if you had to sum it up in one, बस इसको ये समझ लें कि ये जैसे इसका नाम है 33 years later, तो ये 33 years later वाला जो जोखे है उसका म्यूजिक है, उसका जो भी चल रहा है फेज वो है। सिंपल इज दैट। Okay, next question. It's Chaudhary_Ayan जिन्होंने कहा है, how do you make songs? How do you make the beat? How do you make? What's your process of making a beat? मेरा प्रोसेस, मेरा कोई प्रोसेस नहीं है बीट बनाने का। मैं बस बैठता हूँ और जो दिमाग में आ रहा होता है एज़ यूजुअल वो करता हूँ। मतलब बस इतना सोच लेता हूँ कि हाँ यार कुछ डिफरेंट एलिमेंट डालना है, हर बार कोई एक ही चीज़ नहीं लेके आ जानी है। बस इतना सोचता हूँ, और अगर वो रिपीटेटिव जा रही होती है तो सीधा न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और पुराना डिलीट। बहुत आला। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kaf_with a hoodie. Kaf with a hoodie. If someone wanted to become a music producer, what advice or tips would you give? कि भाई अगर म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है क्या करे बंदा? ख्वारी। बिल्कुल बिल्कुल, यही अच्छा जवाब है इसका। और देखें, प्रोड्यूसर बनने के लिए वही मैं शुरू से यही बोल रहा हूँ भाई, मेहनत करनी पड़ती है, आपको म्यूजिक सीखना पड़ता है। मतलब ऐसे नहीं कि आप म्यूजिक की डिग्री ले लो, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे उस्ताद मैकेनिक भी होते हैं जिस तरह से, और पढ़े लिखे मैकेनिक भी होते हैं। तो मतलब वही चीज़ आप समझ लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी डिग्री लो, लेकिन आपको बस इसके अंदर 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या सही साउंड कर रहा है, क्या गलत साउंड कर रहा है, किस नोट के साथ क्या बैठेगा, किस स्केल के साथ कौन सी कॉर्ड प्रोग्रेशंस लगेंगी, इतना आपको पता होना चाहिए। म्यूजिकलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, और टेम्पो आपका कड़क होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। हाँ, वरना बीट मेकर तो देखें बहुत सारे होते हैं, बीट्स बनाने वाले तो बहुत होते हैं। आपने सैंपल उठाया, आपने चिपकाया, और आपने ड्रम लूप उठाया, चिपकाया, सेम स्केल की कोई बेस लाइन उठाई, चिपका दी, आपकी बीट बन गई। भाई आपने बस उसको अरेंज कर लिया, कहीं पे कोई एलिमेंट हटा दिया, कहीं पे कोई ऐड कर दिया। लेकिन स्ट्रेटिजिकली बीट जो बनाते हैं, जैसे हम लोग, मैं जैसे प्रोड्यूसर हूँ तो मैं कुछ अगर मैं बना रहा हूँ खाली कि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, मैंने बीट बनानी है, लेकिन वो ओवर द टाइम में जैसे प्रोग्रेस कर रहा होता हूँ बीट को लेके ना, तो चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं, आइडियाज़ आते रहते हैं। तो आपको ये भी दिमाग में रखना होता है कि आपके दिमाग में कौन सा आइडिया ऐसा है जो कि आपको रखना है, और कौन सा ऐसा आइडिया आपको आ रहा है जो कि वो बीट पे नहीं सूट करेगा। तो आप ट्रायल एंड एरर करते हो। बिल्कुल सही है। अगला सवाल Danial_AR10 ने पूछा है, also what's the future of band Young Stunners? So many YS fans I know want to know this. हाँ, मुझे मालूम है YS ने काफ़ी टाइम से काम नहीं किया है साथ में। बस मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हौसला रखें, और मेरे पास हैं ट्रैक्स हैं जिसमें हम लोगों ने लगना है अभी, जिसमें से काफ़ी बने हुए भी हैं पूरे, और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आपको जल्द सुनने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइडर आदमी _ ओके जी, सवाल है, हिज टॉप 5 पाकिस्तानी आर्टिस्ट। टॉप 5 पाकिस्तानी आर्टिस्ट, लेट आमिर ज़की, ओके,
फराज अनवर, नूरी, ओके ईपी, सारे ओके एक रह गया आरो. वाओ सो लाइक ऑल द रॉक बैंड यस. बहुत आला वेरी नाइस. नेक्स्ट आतिफ _मेमन_313 says फेमस होने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज आया और फैमिली लाइफ में भी. ये भी हम काफी हद तक टच कर चुके हैं. लेकिन मैं शॉर्ट सा आंसर दे देता हूँ. भाई कोई चेंज नहीं आया, बस टेंशन बढ़ गई है. टेंशन बढ़ गई, तैयार होके बाहर निकलना पड़ता है. ओके अगला सवाल है STR1KE101 जिन्होंने लिखा है व्हाट मेड झोंके ट्रस्ट बोथ टलास ऑन देयर म्यूजिक बिफोर द फेम. मतलब व्हाट मेड यू ट्रस्ट दीस टू. यार ये भी मैंने शुरू में बताया है. मतलब उनसे मतलब बातचीत करके मेरी उनके साथ बॉन्डिंग ऐसी बन गई थी कि यार मतलब एक होता है ना कि आपको फिर बैठने में मजा आता है एक बंदे के साथ, और आप वो जो बंदा आपसे बातें कर रहा होता है आप फील कर रहे होते हो और आप उसके विजन को समझ रहे होते हो. तो मतलब हमारी उस किस्म की बॉन्डिंग बन गई थी कि यार अगर वो कुछ मुझे बोलता था ना तो मैं उस पे बस अंधा भरोसा करके और वो काम करना है. जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. ट्रस्ट पैदा हो गया था. हाँ, तो वो इसी तरह से वो साथ बैठ गया. और उस वक्त वो कोई मतलब ऐसी कोई मशहूरी भी नहीं थी जब ये लोग मेरे साथ आए थे बरगरे कराची से पहले. तो बस वो समझें कि नेचुरल चीज थी. होते हैं कुछ लोग ऐसे कि आप जिन पे अंधा भरोसा करते हैं. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. अगला सवाल है आतिफ मेमन ने पूछा है झोंके सर की उमैर से दोस्ती कैसे हुई. उमैर से बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी. कैसे दोस्ती हुई उससे ये तो मुझे याद नहीं है. Really? You don't remember your first meeting? नहीं, फर्स्ट मीटिंग नहीं याद मुझे. उसको होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद नहीं है. लेकिन अभी का मैं बता सकता हूँ उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और वो मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है और मुझसे चीज़ें पूछता भी रहता है अक्सर. मतलब कोई भी उसको पर्सनल कोई ओपिनियन चाहिए होता है तो, और मैं भी पूछता रहता हूँ अक्सर. तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है. मतलब ये नहीं कि अगर हम प्रोड्यूसर्स हैं तो हम राइवल्स हैं, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है. हम लोग इस तरीके से देखते ही नहीं है चीज़ें. लोगों को होता है ना कि यार ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, एक सेम आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, ये आगे है वो पीछे है. तो म्यूजिक में भाई ये चीज़ें नहीं है, नहीं मैटर करता. Is there an artist that you want to work with in the future? ये मेरा सवाल है जिसके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया लेकिन आप चाह रहे हैं काम करें. यंग लॉट में से, नए लॉट में से जिसके साथ अभी तक आपने काम नहीं किया लेकिन आप काफी टाइम से सोच रहे हैं यार करना है इसके साथ काम. फ्यूजिक. ओके, यस, ऑलराइट, वंडरफुल. चलें, बेस्ट हो गया. एक और सवाल है मेरा जो मैंने सबसे पूछा आपसे भी पूछूंगा. You've made so many songs. Like कितने हो गए? You probably don't even know. नहीं, It's hundreds of songs. ऐसे ही है. What's your favorite song that you still feel that yeah this is something I genuinely feel most proud of, or something that you feel very close to? Iltija. Yes. Okay, that's the one you still are like the closest to. Okay, wonderful. Joke, we've come to the end. Before we let you go, क्योंकि हम हर जो भी आर्टिस्ट आता है शो में हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि जो यंग लोग और जो लोग देखते हैं आपको पसंद करते हैं आपको प्यार करते हैं उनसे जाते जाते a piece of advice, some words of wisdom, anything you'd like to say to your fans who are watching you right now, anything you'd like to say, any message from Joke. अगर तो वो आर्टिस्ट हैं तो उनको मैं यही बोलूँगा कि भाई अपनी लेन में चलते रहो, किसी और की बात नहीं सुनना कभी भी. लोग जो बोलें उनको बोलने दो. अगर तो आप उसके अगेंस्ट हो तो आप उसके अगेंस्ट ही जाओ. रेबेल baby. बहुत आला. Joke, thank you so much for being on the show, bro. Such a pleasure having you here. नहीं, such a pleasure, man. बड़ा अच्छा लगा इस तरह से एक दूसरे से बातचीत करना and finally being able to get to know each other. This is amazing. Thank you so much, everybody, and keep watching, guys. We'll see you guys inshallah next time. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.